हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एंड वेलकम। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अमाइनो एसिड्स के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा था। आज हम उसके आगे की बात करेंगे। अ, आगे हम लोग अमाइनो एसिड में जो चीज़ें रह गई थी उसको पढ़ेंगे, पर बात फिर से वहीं से शुरू करते हैं कि अमाइनो एसिड्स क्यों पढ़ना है। क्योंकि अमाइनो एसिड्स से मिलके प्रोटीन बनती हैं। ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक अमाइड ग्रुप है, वेरिएबल आर ग्रुप है, हाइड्रोजन है। और ये आपस में मिलके पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्ड होंगे, देन टर्शियरी एंड देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और उसके आगे इस बेसिस पे अलग अलग प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया गया है। प्रोटीन्स को हम इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो कि इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ टॉपिक है। पर अब तक जो हमने बात कर ली थी, यानी कि पिछले लेक्चर में, उससे आपको कम से कम इतनी चीज़ें तो याद रखनी ज़रूरी है। क्या क्या है, स्लाइड को पॉज करिए, आराम से पढ़िए। ठीक है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपको बहुत ध्यान में रखना है। यहाँ पीपीएल का मतलब है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एसिमेट्रिक कार्बन होने की वजह से वो जो अमाइनो एसिड्स हैं वो आइदर क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, यानी कि आइदर लेफ़्ट या राइट में उसको रोटेट करते हैं। और मैं यहाँ पे उस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। 3 और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ थी जिसको हमने डिस्कस किया था। एक कैपिटल डी कैपिटल एल कन्फिग्रेशन, यानी कि फिशर कन्फिग्रेशन के बारे में, जिसके हिसाब से हमने देखा था कि सारे के सारे प्रोटीन्स मिल के बने होते हैं एल अमाइनो एसिड से, ना कि डी अमाइनो एसिड से। तो डी अमाइनो एसिड भी नेचर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दे आर नॉट पार्ट ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर? 19 कायरल अमाइनो एसिड्स हैं, मतलब एसिमेट्रिक कार्बन वाले, जिसमें से कि 18 एस हैं और 1 आर है। वो 1 आर कौन सा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ पे लाइट को रोटेट करने की प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी लीवो रोटेटरी कहा गया है। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट केमिकल ग्रुप्स हैं उनके हिसाब से केमिस्ट्री में चीज़ों को आर या एस के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। अमाइनो एसिड को कैसे करते हैं पिछले लेक्चर में हमने देखा था। अगर भूल गया हो तो पिछले लेक्चर में जाइए, देखिए। और जो ये लेक्चर पहली बार देख रहा है, यानी मेरी ये लेक्चर्स देखनी पहली बार शुरू कर रहा है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके पहले वाला लेक्चर देखें तो ये लेक्चर ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी कार्बन नंबरिंग में अमाइनो एसिड्स के। तो ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग अमाइनो एसिड है जिसकी नंबरिंग हम देखते हैं। तो IUPAC के हिसाब से करेंगे तो पहला स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? जो सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल ग्रुप है, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप। और इसमें सिर्फ कार्बन को ही नंबर करते हैं, नंबरिंग के टाइम पे सिर्फ कार्बन को नंबर करते हैं। तो ये कर लिया हमने, कार्बोक्सिल ग्रुप को कार्बन नंबर 1। देन जो हमारा अल्फा कार्बन है जिससे सारे के सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, दैट इज़ कार्बन नंबर 2, देन 3, देन 4 एंड सो ऑन। यानी कि लाइसिन में अगर हम देखें तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। तो लाइसिन में एप्सिलॉन अमाइड ग्रुप होता है और ये एक एक्स्ट्रा प्रोटोनेटेड ग्रुप है। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम कहेंगे ट्राई प्रोटोनेटेड ग्रुप। एक प्रोटोनेटेड ग्रुप ये हो गया, एक प्रोटोनेटेड ग्रुप ये हो गया, और एक प्रोटोनेटेड ग्रुप ये हो गया। तो जो भी आर ग्रुप वेरिएबल्स हैं उसके हिसाब से हम अमाइनो एसिड्स को इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं। तो देखिए, जो भी अमाइनो एसिड्स हैं, हमने देखा कि जो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं उनके नाम क्या हैं। तो वो नाम आपको याद रखने हैं। स्ट्रक्चर अगर याद होता है तो वेल एंड गुड, नहीं याद होता है तो कम से कम कंपैरेटिव बेसिस पे तो ज़रूर याद रखिए। जैसे जैसे सीरीन है, सीरीन का जो आर ग्रुप है उसमें क्या है, लास्ट में आपका
OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, CH3OH, और वो बिल्कुल सिमिलर है सिस्टीन के। सिस्टीन में क्या है, CH3SH। तो इस तरह से अगर कंपेयर करके पढ़ेंगे तो चीज़ें थोड़ी आसान होंगी, हालांकि ये है डिफ़िकल्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं तो उनको सुविधा के लिए, क्योंकि जब हम अमाइनो एसिड्स को मिला के प्रोटीन बनाएंगे और प्रोटीन को कहीं पे लिखना होगा, किसी डेटाबेस में जमा करना होगा, तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म चाहिए ना। जैसे न्यूक्लिक एसिड को हम AGTC में लिखते हैं, ठीक है, तो वैसे भी यहाँ भी ज़रूरत पड़ी तो ये एक बहुत बड़ी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के फील्ड में साइंटिस्ट थी जिनका नाम था मार्गरेट डे हॉफ। ठीक है, तो इन्होंने ये डिज़ाइन किया था सिंगल लेटर कोड अमाइनो एसिड का, और इसको आपको पड़ेगा रटना, क्योंकि कुछ अमाइनो एसिड्स तो ऐसे हैं कि जिनका नाम का पहला अक्षर है वही इसका सिंगल लेटर कोड है, लेकिन कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं कि जिनका नाम का जो पहला लेटर है वो मान लीजिए कि लाइसिन के लिए L है, लेकिन L के पहले K आता है तो उसको K असाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि वो रिपीट हो रहे थे, तो L से ल्यूसिन को ऑलरेडी पहले। अच्छा, ऐसा किया क्यों इन्होंने? वो किया इन्होंने अबंडेंस के हिसाब से, कि बहुत सारी प्रोटीन्स को देखा होगा इन लोगों ने, तो ये देखा कि भाई ल्यूसिन की जो अबंडेंस है वो लाइसिन से ज़्यादा है, तो अपना नाम का पहला लेटर रिटेन करने का हक तो भाई उसी को है कि जिसकी अबंडेंस ज़्यादा हो। तो इस तरह से, ठीक है, तो कुछ को आप लॉजिक के हिसाब से और कुछ को रट्टा मारो जिंदाबाद के हिसाब से आप इसको याद रखिए सिंगल लेटर कोड, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पे अमाइनो एसिड्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए सिंगल लेटर कोड ही लिख के दिया होगा, चाहे वो CSIR के क्वेश्चन से क्यों ना हो। ठीक है, इन 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के अलावा 2 और भी स्पेशल स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, उनका नाम है सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन। सेलेनोसिस्टीन का 3 लेटर कोड सेक है, 1 लेटर कोड U है। पायरोलाइसिन का 3 लेटर कोड पायल है, PYL, और 1 लेटर कोड O है। ठीक है, इस तरह से याद रखिए। बाकी के लिए मैंने यहाँ पे जेनेटिक कोड भी दिया हुआ है ताकि आप सब्जेक्ट्स को इंटर रिलेट करके समझ सकें। मेरे यहाँ इस चीज़ को देने का पर्पज़ यही था, ठीक है, कि जो जेनेटिक कोड है, कैसे न्यूक्लिक एसिड का और प्रोटीन का कनेक्शन है, उसको आप यहाँ से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो ये सेलेनोसिस्टीन है उसको कोड करता है एक स्टॉप कोडॉन जिसका नाम है UGA, और जो पायरोलाइसिन है उसको भी एक स्टॉप कोडॉन ही कोड करता है जिसका नाम है UAG। तो ये कोड कहाँ होंगे? mRNA में, ना कि tRNA में। ये सब कन्फ्यूजन ठीक नहीं है, ये याद होना चाहिए कि जो जेनेटिक कोड है वो हमने दिया है mRNA के लिए, ना कि tRNA के लिए। tRNA में एंटी कोडॉन होते हैं, कोडॉन नहीं होता। ठीक है, एनीवे उसको भी हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्लास में। ओके, सो ये तो हो गए 20 और ये 2 22, लेकिन इनके अलावा भी कम से कम 300 या उससे ज़्यादा नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड नेचर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। और ज़्यादातर जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं दे आर डिराइव फ्रॉम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। इसके अलावा कुछ पेप्टाइड्स, ट्राईपेप्टाइड्स भी ऐसी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती हैं। तो एक काम करिए आप, एक बुक है लैनेंजर की, ठीक है, नेल्सन एंड कॉक्स करके, उसकी कोई भी एडिशन उठाइए, उसमें बहुत अच्छे से बायोकेमिस्ट्री दिया हुआ है, उससे पढ़ डालिए। या तो अगर वॉइट एंड वॉइट की बुक हो, अच्छा ऑनलाइन ये दोनों की दोनों बुक्स फ्री में अवेलेबल हैं ई बुक के फॉर्म में। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा थोड़ा एडिशनल नॉलेज के लिए ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, एनीवे अब इसके आगे की बात करते हैं। तो हमें बेसिकली अमाइनो एसिड को शॉर्ट फॉर्म में याद करना था। क्यों? क्योंकि उससे पेप्टाइड और प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, तो पेप्टाइड बनेगी कैसे? पेप्टाइड बनेगी ऐसे कि 2 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और जुड़ के बनाएंगे क्या? पेप्टाइड बॉन्ड। कहाँ कहाँ से जुड़ेंगे भाई? तो ये रहा पहला अमाइनो एसिड, पहले अमाइनो एसिड का ये अमाइड ग्रुप, ठीक है, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप का CO। क्यों? क्योंकि COOH जो था तो वो OH और इस NH2 का H2O बन के निकल गया। ठीक है, H2O बन के निकल गया, यानी कि एक तरह का क्या है? कंडेंसेशन है, पॉलीमराइजेशन है। तो यहाँ पे CONH नाम का
पेप्टाइड बॉन्ड बन गया और इसकी बहुत सारी खासियतें होती हैं। खासियतें मतलब एक तो ये रिजिड होता है, दूसरा अगर 3D स्पेस में देखें तो इसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। प्लेनर स्ट्रक्चर मतलब एक प्लेट की तरह होता है, ठीक है। एनीवे, इसको हम लोग देखेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में भी। तो जो भी पेप्टाइड होगी शुरुआत में एन टर्मिनल होगा, बीच में उसके अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, सबसे लास्ट में कार्बोक्सिल टर्मिनल होगा यानी कि COOH, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं COOH, ठीक है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई? नहीं आई हो तो वीडियो पॉज करके या बैक जाके दोबारा, ठीक। अच्छा, ये जब बन जाएंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, जब ये बना लेंगे पेप्टाइड बॉन्ड बना के, तो उसके बाद मैंने बताया था कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कई तरह के होते हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा स्ट्रैंड मिल के बनाएंगे बीटा शीट, और फिर और भी बहुत सारे हम प्रोटीन स्ट्रक्चर में देखेंगे, ठीक है। अब जो हम ये बात कर रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड की, तो ये रहा पेप्टाइड बॉन्ड और ये है इसकी प्लेनर जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करने वाली है, कभी नहीं भूलने वाली। मैंने क्या बताया, ये था हमारा पेप्टाइड बॉन्ड CO और NH, ठीक है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये हम लोगों का क्या है, अल्फा कार्बन यहाँ पे है, अल्फा कार्बन यहाँ पे है, राइट। इस अल्फा कार्बन से फिर से ये दूसरा वाला CO जुड़ा होगा, फिर ये तीसरे वाले अमाइनो एसिड का NH होगा यहाँ पे, राइट। बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या बताया कि ये अमाइड बॉन्ड रिजिड होता है। तो अगर ये अमाइड बॉन्ड रिजिड है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो मतलब फ्लेक्सिबल कहाँ बचा, इन दोनों एंगल्स पे, है ना। किसके किसके बीच में, अमाइड वाले नाइट्रोजन और दूसरे, मतलब जो पहला वाला अमाइड बॉन्ड है, राइट, पहला वाला अमाइड बॉन्ड जिसमें फर्स्ट अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल होगा और सेकंड अमाइनो एसिड का अमाइड होगा, राइट। तो जो सेकंड अमाइनो एसिड वाला अमाइड है उसके और उसी अमाइनो एसिड के जो C अल्फा है उसके बीच में जो एंगल होगा जो कि वैरी करेगा, क्यों, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, उसको हम डिनोट करते हैं फाई से, और जो अगला एंगल है C अल्फा और C के बीच में उसको डिनोट करते हैं साई से। तो चूंकि ये दोनों है फ्लेक्सिबल, और अगर ये फ्लेक्सिबल हैं तो इनके बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तो जो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेंगे तो वो कितना ये दोनों एंगल परमिटेबल हैं, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि उनके पहले और उनके बाद में क्या अमाइनो एसिड है, ठीक है। मान लीजिए कि दो छोटे छोटे ग्रुप वाले अमाइनो एसिड हैं तो उनके बीच में जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन होगा वो ज़्यादा एंगल का होगा। मान लीजिए एक अमाइनो एसिड टायरोसिन टाइप का है, बहुत बल्कि, और दूसरा वाला भी बहुत बल्कि है, तो उनके बीच में फिर बहुत कम परमिटेशन कॉम्बिनेशन बचेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये केमिस्ट्री के स्टेरिक हिंड्रेंस से रिलेटेड है और उसी वजह से ये चीज़ें परमिटेशंस लिमिटेड होती हैं। अब इन अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशंस को कैलकुलेट करके एक साइंटिस्ट थे, इंडिया के बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट थे, डॉक्टर GN रामाचंद्रन, ठीक है। डॉक्टर GN रामाचंद्रन ने क्या किया था कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया एल एलेनिन से, और पॉली एल एलेनिन का पेप्टाइड बना के देखा कि किस तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए कौन कौन से एंगल्स परमिटेबल हैं, और इस वजह से इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है प्रोटीन स्ट्रक्चर को समझने में। और इन्होंने जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन का एक 360 डिग्री प्लॉट दिया उसका नाम है रामाचंद्रन प्लॉट, ठीक है। अब रामाचंद्रन प्लॉट में इन्होंने क्या बात कही कि अगर पॉली एल एलेनिन नाम की पेप्टाइड हम बनाएं तो उसके जो परमिटेबल फाई और साई वैल्यूज़ हैं तो वो अल्फा हेलिक्स यानी राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के लिए क्या होगा, वो किस रेंज में होगा, -180 और -180। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है? ये जो इसको अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, तो ये -180 -180, ये क्या होगा, -180 + 180,
ये क्या होगा +180 और ये क्या होगा +180 -180, ठीक है। ओके, तो इसमें इन्होंने बताया कि अगर राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है तो उसके लिए ये कॉम्बिनेशन होगा, लेफ्ट हैंडेड के लिए यहाँ पे होगा बीटा यानी कि एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड के लिए, बीटा डैश यानी कि पैरेलल जो बीटा स्ट्रैंड है उसके लिए, और यहाँ पे सी डिनोट कर रहा है कि अगर ये कोलेजन की हेलिक्स होती तो उसके लिए परमिटेबल एंगल्स क्या है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिससे हमें पता चला कि क्यों कुछ अमाइनो एसिड्स जो है वो फेवर करते हैं एक पर्टिकुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, और उसको अगर हम आगे देखें तो हमें इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा जिसमें हम देखेंगे कि अलग अलग अमाइनो एसिड्स सारे के सारे जो 3 स्ट्रक्चर हैं, या तो टर्न होगा, ठीक है, टर्न या जो रैंडम लूप है, फिर बीटा स्ट्रैंड की एक कन्फर्मेशन होगी और एक अल्फा हेलिक्स की कन्फर्मेशन होगी। तो कौन सा अमाइनो एसिड किस कन्फर्मेशन में जाने की टेंडेंसी रखता है अपने टॉर्सनल एंगल परमिटेशन के हिसाब से, वो चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन कि कैसे अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड की क्या खासियतें होती हैं, और जो फाई एंगल साई एंगल है उसके हिसाब से सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। अब अमाइनो एसिड का जो दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पार्ट है वो ये है कि भाई आपने अमाइनो एसिड से पेप्टाइड या प्रोटीन बना ली, ठीक है। अब अमाइनो एसिड के कुछ केमिकल फीचर्स हमने देखे थे कि उनका जो है प्रोटोनेशन, जो प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड ग्रुप है, ठीक है, प्रोटॉन डोनेशन और प्रोटॉन एक्सेप्टर ग्रुप, उनके हिसाब से वो ज्यूटर आयनिक फॉर्म में, एम्फोलाइट फॉर्म में प्रेजेंट होते थे। तो जब उनसे कोई पेप्टाइड बनेगी या प्रोटीन बनेगी तो उसकी भी तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी ना। तो केमिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी पेप्टाइड पे जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, और उस पेप्टाइड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे टाइट्रेशन कर्व से हम कैलकुलेट कर सकते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को, और टाइट्रेशन कर्व एक्चुअली में होता क्या है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को समझने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि पूरे के पूरे अमाइनो एसिड में जो नेगेटिव चार्ज है वो बराबर होना चाहिए किसके, पॉजिटिव चार्ज के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 0 चार्ज होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो इफ़ेक्टिवली यानी कि नेट रूप से वो 0 चार्ज कंटेन करना चाहिए या नेट न्यूट्रलिटी कंटेन बियर करना चाहिए, ठीक है। तो उस पीएच को हम कहेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, हालांकि पिछले लेक्चर में हमने देखा था। तो ये है आपका टाइट्रेशन कर्व, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि इन्होंने ग्लाइसिन सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया है, तो ग्लाइसिन का जो कौन सा जो एसिड वाला यानी कार्बोक्सिल ग्रुप वाला प्रोटॉन है, तो वो टेंडेंसी रखेगा ना कि टाइट्रेशन के टाइम पे जब हम उसमें बेस ऐड करें तो सबसे पहले ये अपना प्रोटॉन दे, है ना, और चूंकि ये बेसिक है तो ये अपना प्रोटॉन बाद में देगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जैसे जैसे हम OH ऐड करते जाते हैं, जो कार्बोक्सिल है अपना प्रोटॉन देता जाता है, ठीक है। फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि इस पे जो नेट चार्ज है यानी कि 50% इसने 50% जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा और 50% जो चार्ज है वो नेगेटिव है, यानी सारा का सारा COO डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा और उस स्टेट में सारा का सारा जो अमाइड है वो प्रोटोनेटेड रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये PAE कैलकुलेट करते हैं या चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, pKa pK2 pK1 pK2 वैल्यू या pKa pKb वैल्यू या pKa pKb pKr वैल्यू, ठीक है, जो कि पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था। तो इससे रिलेटेड क्या है कि CSIR कभी कभी क्वेश्चंस पूछता है, कुछ एक पेप्टाइड दे देगा और कहेगा कि pH 7 पे या pH 2 पे इस पर नेट चार्ज कितना होगा, या फिर पूछ लेगा कि इसका PI
जो फॉलोइंग पेप्टाइड्स हैं उसमें से किसका पीआई सबसे हाईएस्ट होगा या किसका पीआई सबसे लोएस्ट होगा। ठीक है, तो ये दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बस अभी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही आसान है, बस आपको याद क्या रखना है, ठीक है, कि किसी भी ग्रुप के लिए जो भी पी के वैल्यू है, पी के 1 कहिए, पी के 2 कहिए, पी के ए कहिए, बी कहिए, आर कहिए, जो भी पी के वैल्यू है उससे अगर पीएच कम है, ठीक है, तो वो ग्रुप प्रोटोनेटेड स्टेट में होगा। ध्यान से सुनिएगा, पीके से नीचे अगर है पीएच तो प्रोटोनेटेड, और पीके से ऊपर अगर है पीएच तो डी प्रोटोनेटेड। बस इतनी सी बात याद रखनी है। उसके बाद अगली चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी कि ये सारे अमाइनो एसिड के लिए PK1, PK2, PKR का एक चार्ट है, ठीक है, जो इन्होंने टाइट्रेशन से कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पे हमें क्या कॉमन चीज़ दिख रही है भाई? कॉमन चीज़ ये दिख रही है कि जो सारे के सारे अमाइनो एसिड हैं उसके कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए जो पीके है वो करीब करीब 2 के आसपास है, ठीक है, और जो अमाइड है उसके लिए करीब करीब 9.5 या 10 के आसपास है, ठीक। बाकी बचे वो अमाइनो एसिड जिनमें एक तीसरा ऐसा ग्रुप है जो प्रोटोनेटेड या डी प्रोटोनेटेड हो सकता है, तो उसके लिए हमें PKR की भी वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो हमें बेसिक और एसिडिक अमाइनो एसिड तो याद रह जाते हैं कि एस्पार्टिक एसिड है और ग्लूटामिक एसिड है, तो इसमें तीसरा वाला प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन डी प्रोटोनेशन, या लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन है तो उसके लिए भी होगा। लेकिन हम 2 को और याद रखेंगे, एक है सिस्टीन और एक है टायरोसिन। सिस्टीन में प्रोटोनेशन डी प्रोटोनेशन क्यों होता है भाई? क्योंकि इसका जो सल्फर है वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ेंगे या जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। मैंने कहा था पिछले लेक्चर में भी कि अगर केमिस्ट्री के लिए कुछ लेक्चर आपको चाहिए बनाने ज़रूरी आप समझते हो कि बेसिक केमिस्ट्री की कुछ हमें पढ़नी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करिए, मैं ज़रूर बना दूंगा। एनीवे, तो यहाँ पे सल्फर की वजह से प्रोटोनेशन डी प्रोटोनेशन होता है। और टायरोसिन में क्या होता है कि एक फेनिल रिंग होती है, अगर आप स्ट्रक्चर ध्यान देंगे तो एक बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो फेनिल जो ग्रुप है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो एसिडिक होता है और वो प्रोटोनेटेड डी प्रोटोनेटेड हो सकता है, ठीक है। तो अब इस चार्ट से आपको क्या याद रखना है कि COOH जो ग्रुप है वो 2 के नीचे COH में रहेगा और PH2 के ऊपर ये COO माइनस में रहेगा। फिर जो D यानी कि एस्पार्टिक एसिड, E यानी कि ग्लूटामिक एसिड, तो इनको हम मान सकते हैं कि ये इनका PK वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। हिस्टिडीन का 6 है, राउंड फिगर करने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन में राउंड फिगर रहेगा तो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। C यानी कि सिस्टीन के लिए क्या है, 8 है। अमाइड ग्रुप के लिए क्या है, सारे अमाइनो एसिड के लिए 10 है। टायरोसिन के लिए और लाइसिन के लिए हम मान सकते हैं 11 है। वैसे आप टायरोसिन के लिए 10 भी मान सकते हैं, 10, 11, 12, ठीक है। टायरोसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, ठीक है। तो अब आइए एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक सवाल दिया है कि यहाँ पे इन पेप्टाइड्स का पीआई कैलकुलेट करिए और पीएच 7 पे इनका नेट चार्ज क्या होगा ये बताइए। तो इसमें से मैं एक एग्जांपल जो सबसे डिफ़िकल्ट है उसको करके बताऊंगा, लेकिन बेसिक फंडा वही रहेगा बाकी के सारे जो पेप्टाइड्स हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे मैंने बहुत कैची नाम रखे हुए हैं। इससे 2 फ़ायदा होगा, एक तो ये कि आपको जो 1 लीटर अमाइनो एसिड का कोड है वो याद हो जाएगा, और दूसरा ये कि आप इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो टफेस्ट एग्जाम्पल है कृष्णा, ठीक है। क्यों मैं टफेस्ट कह रहा हूँ, जब आप बाकी को हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर हम कृष्णा को सॉल्व करने जाएं कि इसका पीआई वैल्यू क्या है और इसका नेट चार्ज कितना है पीएच 7 पे, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसको आप अलग से लिख लीजिए। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, पीआई पूछ रहा है और पीएच 7 पे चार्ज पूछ रहा है। तो इन दोनों ही केसेस में आपको शुरुआत एक जगह से करनी है। ये 3 स्टेप आपको लगाने हैं। पहला स्टेप क्या लगाएंगे भाई, इसको पेप्टाइड फॉर्म में लिख लेंगे। पेप्टाइड फॉर्म में लिखेंगे तो एक N टर्मिनल होगा, एक C टर्मिनल होगा। N टर्मिनल और C टर्मिनल को NH3+
और COOH के फॉर्म में लिख लीजिए। और इनको दूसरे स्टेप में क्या करिए कि इनका मैक्सिमम प्रोटोनेशन देखिए कि क्या है, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम प्रोटोनेशन क्या होगा, यहाँ पे NH3 प्लस ग्रुप होगा, यहाँ पे भी NH3 प्लस, यहाँ पे एक अमाइड प्लस ग्रुप होगा लाइसिन में, आर्जिनिन में और हिस्टिडीन में, राइट। तो इनको हमने लिख लिया। COH में मैक्सिमम प्रोटोनेशन क्या पॉसिबल है कि COH में होगा, ठीक है। तो फिर उसका चार्ज लिख लेंगे कि COH में चार्ज कितना है 0, अमाइड वाले प्लस चार्ज में प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि इनका पी के वैल्यू लिख लेंगे। तो अमाइड का कितना था 10, लाइसिन का 11, आर्जिनिन का 12, हिस्टिडीन का 6 और COH का 2। अब यहाँ पे A क्या है, एलेनिन है, इसका कुछ नहीं होगा। N क्या है, एस्परजीन होगा, ठीक है। एस्परजीन में भी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये कुछ भी नहीं बचता यहाँ पे जो कि प्रोटोनेटेड डीप्रोटोनेटेड हो सके। सीरीन का मैंने बताया कि सीरीन में OH होता जरूर है लेकिन वो प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। आई क्या है भाई, आइसोल्यूशन है। तो इस तरह से क्या होगा, आपको यहाँ पे 5-6 सिंगल लेटर कोड तो ऐसे ही याद हो गए और दूसरा ये सवाल भी हल हो रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है भाई, हमने चार्जेस देख लिए मैक्सिमम प्रोटोनेशन स्टेट में, उनका पी के वैल्यू लिख लिया। अब करना ये है कि उनको लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ लिख लेना है। तो 2, 6, 10, 11, 12, ठीक है। और इसके पहले शुरू कर देना है 1 से, एंड कर देना है 14 से। अब आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम चार्ज आपने देखा था ना वो एक एक करके कम होगा यहाँ से, ठीक है। तो 1 से 2 के बीच में मैक्सिमम चार्ज होगा यानी कि 4, ठीक है। और 2 से 6 के बीच में क्या होगा कि ये जो COH वाला प्रोटॉन है वो गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज हो जाएगा। तो एक माइनस चार्ज और 4 प्लस चार्ज, तो बचा कितना, +3। वैसे ही यहाँ पे +2, यहाँ पे +1, 0, -1, ठीक है। अच्छा, अगर ये मैंने बहुत जल्दी बता दिया हो तो इसको एक बार फिर से रिपीट करके सुनिए। अच्छा, एनीवे अब हम देखेंगे इस स्टेप के बाद कि सवाल पूछ क्या रहा है। तो सवाल पूछ रहा है PI क्या है। तो PI जिन दो pH के बीच में चार्ज 0 है, ठीक है, वो मिड पॉइंट होगा। तो 11 और 12 का मिड पॉइंट क्या होगा 11.5। तो इसका PI क्या हो जाएगा इस पेप्टाइड का 11.5। और pH 7 पे चार्ज पूछ रहा है, तो दो चार्ज जिनके बीच में ये pH है जो डिजायर्ड pH हमें चाहिए, तो क्या है pH 7 किसके बीच में आएगा 6 और 10 के। तो 6 और 10 के बीच में कितना है +2। तो pH 7 पे कितना चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा चार्ज 2। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो CSIR कभी कभी पूछ लेता है। और अगर CSIR ना भी पूछे तो आपको PhD के लाइफ में जो प्रोटीन्स हैं उनका चार्ज और PI वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमेशा ये थ्योरम दिमाग में रखना होगा, क्योंकि हमेशा आप सॉफ्टवेयर पे और कंप्यूटर पे भरोसा नहीं कर सकते। मेरे जो PhD बॉस थे वो कहते थे कि नेवर ट्रस्ट ऑन कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इसी नोट के साथ हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर ठीक लगा हो तो लाइक करिए। थैंक यू।